नमस्कार सभी को। आपका हमारे YouTube चैनल अनुष्राज में स्वागत है। सोशल साइंस बिल्कुल भी तैयार नहीं है तो चिंता की बात नहीं, बस इस वीडियो को तैयार कर लीजिए। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कल का पेपर बढ़िया नंबरों के साथ पास करेंगे। दूसरी चीज़, जिन्होंने तैयार कर लिया है और जिनको इतना सारा पढ़ने में दिक्कत आ रही है, रिवीजन कैसे करेंगे, तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। सब नोट्स, बड़े आंसर्स कोई बड़ा आंसर नहीं है इसमें। सारे टॉपिक्स कवर, एक एक सिंगल लाइन में। कीवर्ड्स जो कि आपको लिखने हैं, बड़ा चला के तो सबको लिखेंगे, कीवर्ड्स पकड़ेंगे तो बोर्ड वाले नंबर देंगे। इस वीडियो को देख लेने के बाद में जिसने तैयारी कर भी ली है ना, उसका बेनिफिट मिल जाएगा, पूरी की पूरी सोशल साइंस रिवीजन में आ जाएगी आपके। चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हमारे पास है राइज ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। इसका पहला क्वेश्चन है कि फ्रेडरिक सोरेरो की जो पेंटिंग थी, उसमें जो ड्रीम उसने इमेजिन किया, वो क्या डिपिक्ट करता है। तो इसमें हमें लिखना है कीवर्ड्स कि भाई इट ही इमेजिन डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक वेयर नेशंस आर फ्री एंड इक्वल। तो ये कीवर्ड्स आपके आंसर में जरूर होने चाहिए। लेड बाय लिबर्टी, उसकी पेंटिंग क्या डिपिक्ट करती है? यूरोपियन नेशंस को डिपिक्ट करती है। इंस्पायर्ड बाय रिवोल्यूशनरी आइडल्स, क्रांति के विचारों पर आधारित। हाउ डिड फ्रेंच रेवोल्यूशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट। नेशन स्टेट का जो विचार है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण से कैसे आया? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में मोनार्क रूल हट गया और डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस हुई। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की थिंकिंग लोगों के अंदर जनरेट हुई और नेशनलिज्म की भावना पूरे के पूरे यूरोप में फैल गई। नेपोलियन ने वैसे तो डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स, कई सारे बदलाव, क्रांतिकारी सिद्धांत लेके आया जिससे पूरा का पूरा सिस्टम बदल गया। नेपोलियन एक डेमोक्रेसी का डिस्ट्रॉयर तो था ही, लेकिन एक रिफॉर्मर भी था। उसने डेमोक्रेसी को एंड कर खुद को एम्परर डिक्लेयर करा। नेक्स्ट है लीगल रिफॉर्म्स। नेपोलियन कोड्स इक्वलिटी, प्रॉपर्टी राइट्स और मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आए। इकोनॉमिक ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ नेपोलियन के राज में हुए। एग्जामिन द आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिज्म इन यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। लिबरल नेशनलिज्म कैसे यूरोप के अंदर 19th सेंचुरी में ग्रो करा? तो देखिए, लिबरल नेशनलिज्म के अंदर में मेन थीम है फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। सभी लोग आज़ाद रहें और संविधान के अकॉर्डिंग सरकार चले। फ्री मार्केट हो, यानी व्यापार में रिस्ट्रिक्शन ना हो और किसी प्रकार का ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लागू ना किया जाए। नेशनल आइडेंटिटी और यूनिटी पर ध्यान दिया जाए। कैसे ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि 1832 में साइन हुई, रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो देखिए, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इट रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन अंडर द यूरोपियन प्रोटेक्शन, वीकेंड द ऑटोमन रूल इन यूरोप। तो ये जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है, इसके बाद में ग्रीक क्या हुआ? ऑटोमन एम्पायर के रूल से आज़ाद हो पाया। आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्लियर 19th सेंचुरी इन यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। इसका मतलब यह है कि जो लिबरलिज्म की थिंकिंग है, आज़ादी की थिंकिंग है, उससे नेशनल यूनिटी की भावना को और बढ़ोतरी मिली। कैसे? तो इसमें हम आंसर लिखेंगे इट्स लिंक टू इंडिविजुअल फ्रीडम, क्योंकि लिबरलिज्म में भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति की आज़ादी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात होती थी। ये दोनों ही थिंकिंग मोनार्की के अगेंस्ट थी और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को प्रमोट करती। रिप्रेजेंटेटिव मतलब हमारे द्वारा ही सरकार चुनी जाए, हम में से ही कोई हो। एक्सप्लेन रोमांटिसिज्म एज अ कल्चरल मूवमेंट इन यूरोप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसके कीवर्ड्स आप ढंग से याद करिए। इसके अंदर में ग्लोरीफाई किया जाता है इमोशंस को, फोक ट्रेडिशन को और नेशनल आइडेंटिटी को। इसके अंदर में संगीत की मदद से, पोइट्री की मदद से देशभक्ति की भावना, नेशनलिज्म की भावना लोगों के अंदर बढ़ाई जाती है। इट इंस्पायर्ड नेशनलिज्म थ्रू आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर। ये कीवर्ड्स हैं, अगर आप ये आंसर में लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। वाई इज इट सेड दैट 1830s वर द ईयर्स ऑफ ग्रेट हार्डशिप इन यूरोप। बहुत ही परेशानी का समय 1830s के टाइम को क्यों कहा गया? तो देखिए, कितने आसानी से आपके आंसर तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले आर्थिक क्राइसिस क्या है, आर्थिक दिक्कतें क्या आई? बेरोजगारी और खाने की शॉर्टेज हो गई। समाज में दिक्कत रही, पीजन के रिवॉल्ट हुए और अर्बन प्रोटेस्ट हुए, जिसमें वीवर्स रिवॉल्ट आपको रीड करना है अच्छे से। पॉलिटिकल टर्मोल कैसे हुआ? सप्रेशन ऑफ लिबरल मूवमेंट। लिबरल मूवमेंट्स आगे आने के कारण से पॉलिटिकल क्या हो गया? सब कुछ तख्ता पलट हो गया। डिस्क्राइब द स्टेप्स टेकन बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। ये एकता वाली बात, कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब हम सब एक हैं, ऐसे विचार को फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कैसे आगे बढ़ाया? तो सबसे पहले एक नेशनल फ्लैग इंट्रोड्यूस करवाया। यूनिफॉर्म लॉज। यूनिफॉर्म लॉज का मतलब होता है कि सब पर एक जैसे कानून व्यवस्था अप्लाई हो। नेशनल स्कूल्स डेवलप करवाए, लैंग्वेज डेवलप करवाई, लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन करवाया, किन किन जगहों पे क्या भाषा बोली जाए इसके स्टैंडर्ड्स दिए। कैसे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलीट अक्रॉस यूरोप। ये काफ़ी अंडररेटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा। एजुकेटेड लोगों में, एलीट मतलब होते हैं हायर क्लास के लोग, कैसे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने इन लोगों के मन में नेशंस की भावना जगाई? तो सबसे पहले इंस्पायर्ड बाय एंशिएंट ग्रीक कल्चर। ये लोग काफ़ी इंस्पायर्ड हुए ग्रीक कल्चर से।
और एजुकेटेड यूरोपियन सपोर्टेड ग्रीक इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर, और कई सारे एजुकेटेड यूरोपियन ने सपोर्ट करा ग्रीक इंडिपेंडेंस को। वॉट वर द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज सपोर्टेड बाय द लिबरल्स। लिबरल्स कैसे क्या क्या पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक आइडियाज को सपोर्ट करते थे? तो पॉलिटिकली वो मानते थे कि संविधान के द्वारा चलाई गई सरकार हो, डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतंत्र वाली सरकार हो, समाज को इक्वलिटी, इंडिविजुअल राइट्स के बारे में मानते थे, और इकोनॉमिकली मानते थे कि फ्री मार्केट्स आए। फ्री मार्केट्स मतलब जहाँ पर सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है, जिसमें कंज्यूमर सुवरीन होता है अपने प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए, और व्यापार बहुत ईजिली फ्लो करता है। एनालाइज द रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर कावर हु लेड द मूवमेंट ऑफ यूनाइट रीजन्स ऑफ इटली। इटली के यूनिफिकेशन में चीफ मिनिस्टर कावर का क्या रोल था? तो सबसे पहले उसने डिप्लोमेटिक अलायंस बनाई, किसके साथ में? फ्रांस अगेंस्ट ऑस्ट्रिया। ही मॉडर्नाइज्ड इकोनॉमी और आर्मी को स्ट्रेंथन किया। यूनिफाइड नॉर्दर्न इटली, लेटर ज्वाइन विद गरिबल्दीज फोर्स। तो ये कावर का रोल याद रखिएगा। जर्मन यूनिफिकेशन का प्रोसेस डिस्क्राइब करना है, तो सबसे पहले लेड बाय प्रुशिया। प्रुशिया ने कमान संभाली अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑटोमन बिस्मार्क। 3 वॉर्स हुए, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, 1871 तक, और फिर किंग विलियम फर्स्ट को डिक्लेयर कर दिया गया जर्मन का एम्परर। आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी हम ऑटोमन बिस्मार्क को कहते हैं, याद रखिएगा। इन्होंने प्रूशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेट्स की मदद से वॉर्स को जीता था। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848 में कोशिश भी की गई कि बातों की मदद से ही जर्मन को एक कर दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तब जाकर इन्होंने कमान संभाली। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। सबसे पहले लिखेंगे इंग्लैंड डोमिनेटेड वेल्स, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। एक्ट ऑफ यूनियन आया 1707 में, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ, और बाद में 1801 में आयरलैंड को फोर्सफुली ऐड किया गया यूनाइटेड किंगडम में। हाउ डिड नेशनलिज्म अलाइन विद इंपीरियलिज्म टू बिकम द कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कैसे नेशनलिज्म ने इंपीरियलिज्म के साथ मिलकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को स्टार्ट करवाया? हुआ ये इंटेंस नेशनलिज्म को बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से बढ़ रहा था, जिससे यूरोपियन पावर्स के बीच में राइवलरीज, दुश्मनी पैदा हो रही थी। इससे बाल्कन स्टेट्स के आपस में स्टेट्स में एक दूसरे से जलन के कारण से वो एक नहीं हुए, और आसपास के नेशंस की उनके ऊपर निगाह खराब हो रही थी, वो उनको अपने अंडर में लेना चाह रहे थे, जिससे बाल्कन स्टेट्स में, जिनके लोगों को स्लैव्स कहते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन का कंडीशन बन रहा था। इंपीरियलिस्ट कंपटीशन फॉर कॉलोनीज लेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स। इंपीरियलिज्म मतलब एक कंट्री जब दूसरी कंट्री के ऊपर राज करने लगे, इससे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे कंट्रीज के बीच में, और मिलिट्रिज्म एंड अलायंस एस्केलेटेड टू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। और बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलिट्री का बढ़ना और अलायंस, दो देशों के बीच में अच्छे संबंध होकर अपनी दोस्ती बढ़ाना, इससे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया। एनालाइज द इम्प्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अर्थव्यवस्था और हमारी राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ा? सबसे पहले इकोनॉमिक इफेक्ट, जितना ज़रूरी है सिर्फ नोट्स में उतना ही दिया है, आपका बढ़िया रिवीजन से तैयार हो जाएगा। सबसे पहले तो देखिए हैवी टैक्सेशन हुआ, प्राइजेस चीज़ों के बढ़ गए, और फोर्सफुली रिक्रूटमेंट किया जा रहा था लोगों का किसमें? आर्मी के अंदर में, जिससे परेशानी बहुत ज़्यादा हुई आर्थिक। इंडियन इंडस्ट्रीज हाउएवर ड्यू वॉर डिमांड्स, ये जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी ये बढ़ने लगी, क्योंकि वॉर की डिमांड के कारण से कई सारा प्रोडक्ट इनको बनाने को मिल रहा था, तो कई सारे लोगों को ओवर टाइम का फैसिलिटी फ़ायदा मिल रहा था, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था। पॉलिटिकल इफेक्ट ये रहा, इससे नेशनलिस्ट सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गए। होम रूल की बात होने लगी कि जो अंग्रेज़ हैं वो हमको अपना देश छोड़ जाए और हमारे हिसाब से देश चलाया जाए, और सेल्फ गवर्नमेंट जो थी उसे इंटेंसिफाई किया था, यानी लोगों के अंदर में भावना आ रही थी कि पॉलिटिकली अब चेंज होना चाहिए, पूरी तरीके से इंग्लैंड हम पे रूल ना करे। 3 असर बताने हैं हमें नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के इंडिया की अर्थव्यवस्था पर। तो सबसे पहले देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे क्वेश्चन का आंसर बन सकता है। सबसे पहले तो फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया गया, रिड्यूस्ड ब्रिटिश इंपोर्ट, जिससे ब्रिटिश का इंपोर्ट कम हुआ, जिससे इकोनॉमी पे असर पड़ा। इंडियन इंडस्ट्रीज, इंडिया की, भारत की जो इंडस्ट्रीज थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हैंडलूम इंडस्ट्री, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ी, क्योंकि डिमांड बढ़ रही थी इंडिजीनियस प्रोडक्ट की, वहाँ के देसी प्रोडक्ट्स की। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता को इंकरेजमेंट मिला, और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भारत को मिली। हाउ वॉज द रॉलेट एक्ट अपोज बाय द पीपल ऑफ इंडिया। रॉलेट एक्ट को लोगों ने कैसे अपोज किया? 3 एग्जाम्पल समझाइए। रॉलेट एक्ट आने से कई जगह पर प्रोटेस्ट होना शुरू हुए। ड्यू टू द एक्ट अलाउइंग इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल्स, क्योंकि इस एक्ट के अंदर में बिना किसी ट्रायल के, बिना कोर्ट कचहरी के लोगों को जेल में डालने की इजाज़त सरकार को मिल गई थी। जलियनवाला बाग मैसेकर हुआ, जिससे रिजेंटमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश और ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया, और नेशन वाइड स्ट्राइक्स होने लगी, हड़ताल होने लगी, डेमोन्स्ट्रेशन होने लगे बड़े बड़े रूप में। महात्मा गांधी ने 1922 में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को विड्रॉ क्यों करा? तो मेन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौरी चौरा इंसिडेंट के कारण से, जहाँ पर पुलिस स्टेशन में आग लगाने के कारण से दंगे हो गए थे। गांधी जी को विश्वास था कि नॉन वायलेंस में, लेकिन जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है वो वायलेंट हो गया था, इसलिए उन्होंने इस मूवमेंट को क्या करा? बंद कर दिया, क्योंकि इसमें खून बहने लगा लोगों का, यानी कि मृत्यु हो गई।
डिसिप्लिन विद इन द मूवमेंट वॉज सीन एज वीकनिंग, क्योंकि जो डिसिप्लिन था इस मूवमेंट के अंदर में वो कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा था। ट्राइबल पीपल इंटरप्रिटेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह इन अनदर वे। जो ट्राइब के लोग थे उन्होंने महात्मा गांधी के नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाले आइडिया को, अहिंसा वाले आइडिया को, सत्याग्रह वाले आइडिया को अलग तरीके से समझा और कैसे डिफरेंटली उन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। सबसे पहले ट्राइबल कम्युनिटीज एसोसिएटेड स्वराज विद दियर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश इम्पोज फॉरेस्ट लॉ। जो फॉरेस्ट लॉ आए थे उससे आज़ादी के लिए वो स्वराज को देख रहे थे, क्योंकि ट्राइबल लोगों के लिए सिर्फ फॉरेस्ट ही लाइवलीहुड का एक अकेला मात्र साधन था जिसपे उनकी दिनचर्या व्यतीत होती थी। भाई वो जानवरों से, आसपास के फ्लोरा फ्लोरा से ही अपना क्या कर पाते थे, जीवन यापन कर पाते थे, लेकिन फॉरेस्ट लॉ के कारण से उनको दिक्कत आ रही थी, तो उनके लिए स्वराज का सिर्फ मतलब था फॉरेस्ट लॉ हट जाना। दे अटैक्ड फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, उन्होंने फॉरेस्ट ऑफिशियल्स पर अटैक करा एंड डिफाइड कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन, और कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन को पूरी तरीके से डिफाई कर दिया ऑन ग्रेजिंग एंड टिम्बर, उस जमीन पर जिसको ग्रेजिंग के लिए और लकड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दे इंटरप्रिटेटेड गांधीज मैसेज ऑफ फ्रीडम एज अ वे ऑफ रिक्लेम ट्रेडिशनल राइट्स। उनके लिए गांधी जी के मैसेज को इंटरप्रिटेशन यही था कि सिर्फ वो अपने पुराने तौर तरीकों पर वापस आ जाएं। जलियनवाला बाग इंसिडेंट को डिस्क्राइब कीजिए। तो जलियनवाला बाग 1919 में हुआ। जनरल डायर ने इनडिस्क्रिमिनेटली फायर करने को ऑर्डर दे दिया था अमृतसर में, जलियनवाला बाग के अंदर में। कई सौ लोग यहाँ मारे गए थे और हजारों लोग घायल हुए थे। दिस ब्रूटल इवेंट फ्यूल्ड नेशन वाइड आउटरीच, जगह जगह पे फिर दंगे होने लगे, पब्लिक में गुस्सा भड़क गया एंड स्ट्रेंथन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, और उससे इंडिपेंडेंस मूवमेंट को और बढ़ोतरी मिली। हाउ डिड गांधी अप्लाई द आइडिया ऑफ सत्याग्रह इन आवर कंट्री, कैसे गांधी जी ने सत्याग्रह का आइडिया देश में अप्लाई किया। सबसे पहले चंपारण 1917 में पहला नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, इंडिगो कल्टीवेटर्स के, खेड़ा गुजरात 1918, एडवोकेटेड फॉर टैक्स रिलीफ फॉर फार्मर्स ड्यूरिंग फेमाइन, फेमाइन के कारण से, भुखमरी के कारण से जो फार्मर्स का जो टैक्स था उससे रिलीफ दिलवाया। और अहमदाबाद सपोर्टेड मिल वर्कर्स की वेजेस बढ़ाने के लिए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलाया। तो इस तरीके से सत्याग्रह को अप्लाई किया गया 3 बार में। गांधी जी खिलाफत मूवमेंट को क्यों सपोर्ट करते थे, क्योंकि गांधी जी चाहते थे एम्ड एट रिस्टोरिंग द ऑटोमन कैलिफेट अपीलिंग टू इंडियन मुस्लिम्स। जो टर्की में जो कैलिफ था, कैलिफ मीन्स इस्लाम धर्म का लीडर कह सकते हैं इनको, इनके जो पोजीशन थी उनके साथ में प्रॉब्लम कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था, क्योंकि ब्रिटिश लॉज उनको प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करने दे रहे थे। तो यहाँ के इंडियन मुस्लिम्स ने देश की सरकार के ऊपर, यानी ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए खिलाफत कमेटी बनाई थी बॉम्बे में, मोहम्मद अली, शौकत अली। तो गांधी जी को लगा इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए, इसलिए गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे। तो गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए इसे अपने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के साथ में जोड़ा और खिलाफत को नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के साथ जोड़कर एक मास मूवमेंट बनाया। अलूरी सीताराम राजू का क्या रोल था आंध्र प्रदेश गुडेम हिल्स के केस में, तो इन्होंने ही ट्राइबल रेबेलियंस चलाया था, लीड करा था ब्रिटिश फॉरेस्ट पॉलिसीज के अगेंस्ट में। इन्होंने ही लोगों को लड़ना, अनजस्ट लॉस के खिलाफ सिखाया और रिस्ट्रिक्शन के खिलाफ लड़ने के लिए मोटिवेट किया। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय गांधी, लेकिन उसमें आर्म स्ट्रगल था, यानी कि ये अहिंसा में विश्वास नहीं रखते थे, गांधी जी को फॉलो करते थे, लेकिन गुरिल्ला मूवमेंट था, यानी कि इसमें हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। वॉट वॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइमन कमीशन, और देश में इसे अपोज क्यों किया गया। एक ब्रिटिश कमेटी बनाई गई थी संवैधानिक बदलाव के लिए, लेकिन उसमें दिक्कत ये थी उसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसीलिए इंडियंस ने उसे प्रोटेस्ट किया, गो साइमन गो बैक के नारे लगाए। वाइड स्प्रेड डेमोन्स्ट्रेशन, जगह जगह पर डेमोन्स्ट्रेशन होने लगे, प्रदर्शन होने लगे, इंक्लूडिंग लाला लाजपत राय फेटल इंजरी। लाला लाजपत राय को इसी दौरान में चोट लगी और जिनसे उनकी मृत्यु भी हुई थी। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट मार्च, गांधी जी एज अ सिंबल ऑफ यूनाइट नेशन। देश को एक करने में सॉल्ट मार्च का क्या योगदान है। देखिए, सॉल्ट बेसिक नेसेसिटी है किसी भी व्यक्ति के लिए। ब्रिटिश सरकार ने जब उस पर टैक्स लगाया तो इट सिंबलाइज ऑपरेशन, ये ऑपरेशन का प्रतीक बना। गांधी जी ने डांडी मार्च चलाया, जिससे लोग, पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड क्लासेस, सभी लोगों के बीच में मोबिलाइजेशन मिला। इससे शुरुआत हुई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को 11 डिमांड लिखी थी, लेकिन लॉर्ड इरविन ने उनका जवाब नहीं दिया, जिस कारण से गांधी जी ने नमक का कानून ब्रेक कर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्थापना की। इवेल्युएट द रोल ऑफ बिजनेस क्लासेस इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बिजनेस क्लासेस का क्या रोल रहा। तो जो ट्रेडर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ट्रेडर्स जो खरीद कर बेचते हैं, इंडस्ट्री जो खुद प्रोड्यूस करते हैं, उन्होंने इस मूवमेंट को बहुत सपोर्ट करा ब्रिटिश के खिलाफ में। उन्होंने पैसों से मदद करी और ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट करने की बात करी। साउथ इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट वुड फेवर इंडियन इंडस्ट्रीज, और उन इकोनॉमिक पॉलिसीज की मदद चाहिए जो कि इंडियन इंडस्ट्रीज को फेवर करेंगी। एनालाइज द रोल ऑफ विमेन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, औरतों का क्या रोल रहा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। सरोजनी नायडू जैसी औरतों ने एक बहुत ही की रोल प्रोटेस्ट में, मार्चेज में अदा करा। दे पिकेटेड लिकर शॉप्स, शराब के ठेके बंद करवाए, फॉरेन क्लॉथ शॉप को बंद करवाया। उनका पार्टिसिपेशन मार्क करता है सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन विमेन्स इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स, जिसके कारण से राजनीति में औरतों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा।
हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, रीजन्स, लैंग्वेज ग्रुप्स डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इन 19th सेंचुरी इंडिया? अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग धर्म के लोग एकजुट होकर कैसे आए अंग्रेजों के खिलाफ में, उसे एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए, सिंबल जैसे कि भारत माता, इससे नेशनल यूनिटी जागी, देशभक्ति की भावना और एकता जागी। कॉमन स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनी, और हम सबका दुश्मन एक था, अंग्रेजी शासक, जिससे एक शेयर्ड आइडेंटिटी क्या हुई, स्ट्रेटन हुई। न्यूज़पेपर, फोक सॉन्ग्स, लिटरेचर, इसने एक बहुत बड़ा रोल अदा करा नेशनलिज्म में। ये देखिए, आप विश्वास मानिए, अगर आप ये कीवर्ड अपने आंसर में लिख के आएंगे ना, ये प्रॉपर बड़े बड़े आंसर्स नहीं है, लेकिन आपको एक अच्छा गाइड कर देंगे कल के पेपर के लिए। फोकलोर, सिंबल्स नेशनलिज्म को वापस से रिवाइव कर गए। कैसे? देखिए, फोकलोर ने इंडिया की प्राइड, इंडिया के कल्चर, उसके हेरिटेज पे प्राइड को रिवाइव करा। उसको एक टूल की तरह यूज किया गया नेशनलिस्ट मैसेज को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए, मासेज में कई करोड़ों लोगों के बीच पहुंचाने के लिए। इससे सेंस ऑफ बिलोंगिंग, आत्मीयता की भावना आई कि हम सब एक हैं, और भले ही हम अनेक हैं, यानी अनेकता में एकता देखी इंडियन कम्युनिटीज के अंदर में इन सिंबल्स की मदद से। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। जितना मैं पढ़ा रहा हूं, बस अच्छी तरह से कॉपी में लिखकर तैयार कर लो। सिल्क रूट एक अच्छा एग्जाम्पल है वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड के। मॉडर्न ट्रेड से पहले बहुत ही ज़्यादा भड़कीला वाइब्रेंट व्यापार हुआ करता था सिल्क रूट के थ्रू, जिससे कल्चर लिंक हुआ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। तो देखिए, पॉइंट सुनिएगा। सिल्क रूट ने कनेक्ट करा एशिया, यूरोप, अफ्रीका, जिससे सिल्क, स्पाइसेस और कई सारे प्रेशियस मेटल ट्रांसफर हुए। दे इनेबल्ड एक्सचेंज ऑफ आइडिया, जिससे विचार आदान प्रदान हुए। धार्मिक विचारधाराएं जैसे बुद्धिज्म और इस्लाम एक देश से दूसरी तरफ फैले, और टेक्नोलॉजी का भी विकास हुआ। सिटीज अलॉन्ग दीज रूट्स बिकेम कल्चरल हब्स ब्लेंडिंग डाइवर्स ट्रेडिशंस, और शहरों में जब लोग अलग अलग देशों के आने का रुकने लगे, जिससे डाइवर्स ट्रेडिशंस वहां पे शुरू हुए। व्यापार और कल्चरल एक्सचेंज साथ साथ चलते हैं, इसको समझाइए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेड जब हो रहा था, व्यापार रूप से जब लोग जाते थे, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करते थे, देश विदेश आपस में जुड़ते थे, आर्थिक व्यवस्था जुड़ती थी, तो साथ साथ ही धार्मिक विचार भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जैसे बौद्ध धर्म आया भारत में चाइना से। आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस, जैसे कि पेंटिंग्स की जो टेक्निक्स थी, बौद्ध धर्म की जो टेक्निक्स थी, अजंता एलोरा की जो पेंटिंग्स थी, उसको थीम को इंस्पायर्ड करा इस ट्रेड ने। इनोवेशन जैसे कि पेपर मेकिंग, प्रिंटिंग, ये सब चाइना से वेस्ट में ट्रेवल हुए, किसकी मदद से? ट्रेड की मदद से। तो ट्रेड और कल्चर एक साथ साथ चले सिल्क रूट के थ्रू। द मोस्ट पावरफुल वेपन्स ऑफ द स्पेनिश कॉन्करर वॉज नॉट कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन एट ऑल। जो स्पेनिश के लोगों ने हथियारों का इस्तेमाल नहीं करा जब, बल्कि इन्होंने बीमारी का इस्तेमाल करा अमेरिका से लोगों को हटाने के लिए। इस बात को बताइए। तो डिसीजेज लाइक स्मॉल पॉक्स एंड मीजल्स, इस प्रकार की बीमारी वहाँ के इंडिजीनियस पॉपुलेशन में क्या करते थे? शेयर करवाते थे, जिसके और उनके अंदर इम्यूनिटी कमजोर होती थी, जिस कारण से कई सारे लोगों की मृत्यु हो जाती थी। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट कैसे डाला? रैपिड पॉपुलेशन डिक्लाइन वीकन द रेजिस्टेंस टू स्पेनिश रूल। पॉपुलेशन में गिरावट आने से वहाँ के लोगों को साइकोलॉजिकली इंपैक्ट पड़ा, और उस स्पेनिश रूल के आगे घुटने टेक गए। एक्सप्लेन हाउ द ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिसीज इन प्री मॉडर्न वर्ल्ड हेल्प द कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका। अमेरिका को कॉलोनाइज कैसे किया गया? बीमारियों की मदद से। तो यूरोपियन डिसीजेज वाइप्ड आउट द लार्ज पोर्शन ऑफ द नेटिव पॉपुलेशन। इससे लोकल किंगडम्स वीक हो गए, जिससे कॉन्क्वेस्ट बहुत आसान हो गया। पॉपुलेशन कम होने से लेबर की शॉर्टेज आई, एंड इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन अफ्रीकन स्लेव्स, जिससे फिर अफ्रीकन स्लेव्स का आना अमेरिका में स्टार्ट हुआ। फूड ऑफर्स मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चर एक्सचेंज। जैसे जिस प्रकार से विचार आदान प्रदान होते हैं देशों के बीच में, खाना भी अलग अलग रूप लेता है। जैसे कि चिलीज फ्रॉम अमेरिका इन्फ्लुएंस एशियन कुजीन। जो चिलीज आई अमेरिका से, उससे एशियन कुजीन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इंडियन करी बनी, उससे चाइनीज डिशेज बनी। जो पोटैटो आई साउथ अमेरिका से, वो की एक स्टेपल डाइट बनी, कहाँ? यूरोप में। इसके कारण से आयरिश फेमाइन, याद रखिएगा, ग्रेट आयरिश फेमाइन आई थी, जिसमें आलू में बीमारी लगने से कई सारे लोगों की मृत्यु भी हुई थी, क्योंकि आलू इतना पॉपुलर हो चुका था कि सभी किसानों ने वही उगाया था, जिसमें उसमें बीमारी लगने के कारण से कई लोगों की डेथ हुई थी। कॉफी फ्रॉम अफ्रीका एंड टी फ्रॉम चाइना बिकेम ग्लोबल बिवरेजेस। और कॉफी जो कि अफ्रीका से आई, और चाय जो चाइना से आई, वो दुनिया भर में अब प्रसिद्ध है बिवरेज के रूप में। इन वॉट वेज डिड फूड आइटम्स ऑफर स्कूप ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चर। तो इसमें अब हम कहेंगे, अब मैंने इसमें एक्स्ट्रा में आंसर्स लिखा हुआ है कि किस प्रकार की क्रॉप्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए यहाँ तक पहुंची हैं। तो देखिए बेटा, मेज, टोमेटोज एंड कोकोआ ट्रांसफॉर्म्ड डाइट्स वर्ल्ड वाइड, जिसने दुनिया भर में डाइट्स चेंज की है। स्पाइसेस फ्रॉम एशिया फ्यूल्ड यूरोपियन एक्सप्लोरेशन एंड ट्रेड्स, एंड कोलंबियन एक्सचेंज इंट्रोड्यूस डाइवर्स फूड टू डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। यानी लोगों के आने जाने से वहाँ के खान पीन पर भी असर पड़ता है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है प्रिंट कल्चर। तो हाउ डिड प्रिंट कम टू एग्जिस्टेंस यूरोप। कैसे प्रिंट का आगमन हुआ यूरोप में? तो बहुत आसान। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई एक यूरोपियन के द्वारा, जॉन एंड गटनबर्ग, इन 15th सेंचुरी। पहला पॉइंट, जो गटनबर्ग की प्रेस थी 1450s के दौरान इनेबल्ड मास प्रोडक्शन, उससे बड़े लेवल पे किताबों को पब्लिश किया गया हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को रिप्लेस कर, जिससे
नॉलेज का बहुत ज़्यादा शेयरिंग स्प्रेड हुआ और जिससे रिनाइसेंस और रिफॉर्मेशन जैसे समय हमें देखने को मिले, जिसमें साइंस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और आर्टिस्टिक चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे लाइन से हम कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, आपके लॉन्ग आंसर्स बढ़िया हो जाएंगे। हाउ डिड एक्सेस ऑफ बुक क्रिएट अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग? किताबें मिल जाने से नया कल्चर कैसे आया पढ़ने का? तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, ये कीवर्ड्स हैं, किताबें चीपर हो गई जिससे लार्ज पॉपुलेशन से एक्सेस कर पाए। लिटरेसी रेट अच्छी हो गई, कई सारे लोग लिटरेचर पढ़ने लगे, नॉलेज की चीज़ें जानने लगे। रीडर्स डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, सोच विचार करने लगे, कई सारे फिलोसफर्स आए, लीडिंग टू डिस्कशंस एंड डिबेट, जिसके कारण से हम कह सकते हैं भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन पर भी इसका असर पड़ा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यही है, 3 इफेक्ट बताइए प्रिंट कल्चर के फ्रेंच रेवोल्यूशन पे। पहला, इससे एनलाइटमेंट के आइडियाज यानी ज्ञान के विचार आसपास में फैले। फिलोसफर जैसे कि वोल्टेयर, रोस्यू, ये रिवॉल्यूशनरी यानी क्रांति वाले विचार लोगों में फैलाने लगे। मोनार्क का क्रिटिसिज्म, जो मोनार्क था, राजा रानी का रूल था, उसके प्रति क्रिटिसिज्म होने लगे, उनकी बुराइयां होने लगी प्रिंट मीडिया के थ्रू। पॉलिटिकल पैम्पलेट्स बटने लगे, न्यूज़पेपर में पब्लिक के ओपिनियन को शेप करने के लिए एरिस्टोक्रेसी के अगेंस्ट, एरिस्टोक्रेट्स वो लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी अपनी चलाते हैं, इसके खिलाफ विचार लोगों में प्रचलित हुए। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं और 2 लिमिटेशंस क्या हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट्स हाथ से लिखे जाने वाले डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं। इसमें दिक्कत यह है थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है और कुछ ही लोगों तक पहुंच पाती है क्योंकि लेबरस जॉब है ये, और फ्रेजाइल भी होता है, जल्दी कट फट जाता है। वॉट डिफरेंस डिड द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी मेक्स इन द लाइव्स ऑफ विमेन चिल्ड्रन इन 19th सेंचुरी? औरतों की जिंदगी में और बच्चों की जिंदगी में क्या प्रभाव डाला प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने? मोर फीमेल ऑथर्स इमर्ज, कई सारी फीमेल ऑथर्स आई और उन्होंने एजुकेशन लिया, सोशल इश्यूज पर बातें की। कई सारी प्रिंटिंग तो स्पेसिफिकली बच्चों की किताबों के लिए होने लगी, जिससे बच्चों में लिटरेसी रेट का इजाफा हुआ। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने सिंपल भाषा में आपको शो किया जा रहा है। मार्टिन लूथर रिमार्क प्रिंटिंग एज अ अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड। मार्टिन लूथर ने प्रिंटिंग को ईश्वर का गिफ्ट कहा है और बहुत ग्रेटेस्ट वन कहा है। इसको समझाइए, रिलीजियस रिफॉर्म, कैसे धर्म में बदलाव आया इसके कारण से। तो सुनिए ध्यान से, मार्टिन लूथर्स 95 थीसिस जो कि 1571 में छपी थी, वर प्रिंटेड, वो प्रिंट की गई और जगह जगह सर्कुलेट की गई, जिससे जो कैथोलिक चर्च अपना इंटरप्रिटेशन जो बाइबल का देता था उसको चैलेंज किया गया, उनके गलत रिचुअल्स को टारगेट किया गया। इट फ्यूल्ड द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, इससे पूरे के पूरे यूरोप में प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन आया, जिससे रिलीजियस डिबेट जगह जगह पर फैलने लगे। इससे प्रिंटिंग हेल्प इन ट्रांसलेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द बाइबल, मेकिंग रिलीजियस टेक्स्ट एक्सेसिबल, जिससे वो लोग भी बाइबल को समझ पाए जो चर्च के थ्रू फिल्टर आउट वाली इंफॉर्मेशन को ले रहे थे। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कीवर्ड याद करिए। किस कारण से कॉलोनियल गवर्नमेंट ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1879 में पास करा? तो सबसे पहले इट वॉज पास्ड बाय लॉर्ड लिटन। इट एम्ड, और ये कब हुआ बेटा? 1879 में, याद कीजिए। इट एम टू कंट्रोल द इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर, जिससे इंडियन भाषा में छपे हुए अखबारों पर कंट्रोल रखा जा सके। इससे एंटी ब्रिटिश कंटेंट, ब्रिटिश के खिलाफ कुछ भी हम छाप नहीं सकते थे, जिसका प्रभाव क्या पड़ा? जगह जगह पे प्रोटेस्ट हुए, बट ऑल्सो इंक्रीज नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, और नेशनलिस्ट सेंटिमेंट सब लोगों के अंदर भर गए। ये पॉइंट्स याद कर लीजिए अच्छे से। एक्सप्लेन हाउ प्रिंट कल्चर असिस्टेड द ग्रोथ ऑफ नेशंस इन इंडिया, मतलब ये समझ ली कितनी जगहों पे आंसर लिखा जा सकता है। प्रिंट कल्चर से नेशंस इन इंडिया कैसे बढ़ा? तो देखिए न्यूज़पेपर, पैम्फलेट जो छपे, उससे एंटी कॉलोनियल आइडियाज़ बढ़ के, कॉलोनी के खिलाफ यानी ब्रिटिश शासन के खिलाफ आइडियाज़ बढ़ के। इंडियन लीडर्स यूज टू प्रिंट टू मोबिलाइज पब्लिक सपोर्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के खिलाफ पब्लिक को मोबिलाइज करवाते थे प्रिंटिंग की मदद से। और कई सारे मूवमेंट जैसे कि स्वदेशी एंड नॉन कॉर्पोरेट मूवमेंट प्रिंट की मदद से ही सक्सेसफुल हो पाए। एक्सप्लेन द इंप्लीकेशन ऑफ प्रिंट कल्चर ऑन द रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया। अब भारत में रिलीजियस रिफॉर्म्स में क्या प्रभाव डाला प्रिंट कल्चर ने? तो बहुत आसान से, रिफॉर्मर जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, प्रिंट स्प्रेड सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, कई सारे धार्मिक और सामाजिक रिफॉर्म्स लेकर आए। वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर जो वहाँ की लोकल भाषा में लिखे जाते थे, जिसमें चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज, कास्ट इश्यूज के बारे में बातें की जाती थी। हिंदू और मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट पब्लिश रिलीजियस टेक्स्ट, अपने धार्मिक ग्रंथों को लोकल लैंग्वेज में छपवाने लगे, जिससे लोग धर्म की बातें सीखें। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। प्रिंट नॉट ओनली स्टिमुलेटेड द पब्लिकेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस अमंग द कम्युनिटीज, बट इज ऑल्सो कनेक्टेड कम्युनिटीज पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। सिर्फ प्रिंटिंग ने कॉन्फ्लिक्ट नहीं करवाए हैं, भड़काया नहीं है लोगों को, बल्कि कई सारे समुदायों को एक साथ एकजुट किया है। प्रिंट मीडिया अलाउड एक्सचेंज ऑफ डाइवर्स ओपिनियंस, कई सारे लोगों के जो अलग अलग ओपिनियंस है उसको क्या करा बेटा? आपस में एक्सचेंज करवाया अलग अलग ग्रुप्स के रूप में। इन्होंने डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट रीजन्स, जगह जगह के हिसाब से जो लोग अलग अलग थे उनको एक कॉमन डिस्कशन पर लेकर आए हैं, जिससे लोग नेशनल इश्यूज पर बात कर सकें। इससे मॉडर्न इंडियन आइडेंटिटी, इस वर्ड को याद कर लीजिए, मॉडर्न इंडियन आइडेंटिटी को शेप करने में मदद मिली। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस लोगों के अंदर जागी, लोग राजनीति की बातें करने लगे, किसकी मदद से? प्रिंट कल्चर की मदद से। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास पावर शेयरिंग।
एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझाइए कि बेल्जियम की सरकार ने अपने देश में शांति और तालमेल कैसे बना लिया एकोमोडेटेड एक्सपीरियंस के साथ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले बहुत आसानी से आपके सामने आंसर्स हैं। इक्वल रिप्रेजेंटेशन, डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव कर दिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में। स्टेट ऑटोनॉमी, रीजनल गवर्नमेंट जो थी उनको ज़्यादा पावर दी गई कि भाई तुम अपने हिसाब से डिसीजन ले लो। कम्युनिटी गवर्नमेंट एक स्पेशल प्रकार की लिंग्विस्टिक ग्रुप बनाया गया जो कि उस समुदाय से रिलेटेड, उसके एजुकेशन, उसके रिचुअल्स, उसके कस्टम से रिलेटेड डिसीजन ले सकता है। दूसरी कम्युनिटी वाले उसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे। बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन कॉम्प्लेक्स कैसे था? वहाँ पर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स बड़े ही डाइवर्स थे। 59% डच स्पीकिंग थे जो कि फ्लेमिश जगह में रहते थे, याद कीजिए। 40% फ्रेंच बोलने वाले थे जो कि वलून एरिया में रहते थे, और 1% जर्मन स्पीकिंग थे। ब्रुसेल में स्थिति थोड़ी अलग थी। ब्रुसेल जो कि कैपिटल है उसमें 80% फ्रेंच बोलने वाले थे, जिससे टेंशन आ रही थी पूरे के पूरे एरिया में। इकोनॉमिकली डिवाइड, जो डच स्पीकिंग थी वो थोड़े से कैसे थे, नॉर्थ साइड में रिचर थे देन द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी इन साउथ। लेकिन ब्रुसेल में क्या था, फ्रेंच वालों के पास में पावर ज़्यादा थी और वो डोमिनेट करते थे डच वालों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मेजोरिटेरियनिज्म मेजर बताइए जो कि श्रीलंका गवर्नमेंट ने करा। ये मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है कि जब मेजोरिटी ऑफ पीपल, जिस धर्म के लोग मेजोरिटी में है, वो सिर्फ अपनी अपनी चलाएं, बिना माइनॉरिटी को कंसीडर करे। तो कैसे ये श्रीलंका में हुआ, ध्यान से सुनिएगा। सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया 1956 में लैंग्वेज एक्ट के तहत, तमिल वालों से बिना पूछे। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज, याद करिए इन पॉइंट्स को, इससे सीधे नंबर मिलेंगे आपको। सिन्हालास लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन के दौरान। अपने धर्म बौद्ध धर्म को प्रमोट करा उन्होंने आगे बढ़ चढ़कर हिंदुज्म और इस्लाम के ऊपर। जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनको एलियन जैसा फील क्यों होता था, अपने ही देश में पराया क्यों फील होता था? 3 कारण बताइए। तो पहला तो हम समझ ही गए भाई, लैंग्वेज का डिस्क्रिप्शन हुआ। दूसरा, उनको जॉब्स एजुकेशन में बराबर अधिकार नहीं मिले, और कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं था। ये याद रखिएगा, गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग में उनका कोई योगदान नहीं था। 1 प्रूडेंशियल 1 मॉरल रीजन बताइए। आपने कई सारे तो पढ़े होंगे लेकिन हम साथ साथ रीजन समझेंगे। प्रूडेंशियल रीजन ये है कि भाई अवॉइड कन्फ्लिक्ट एंड इंस्टेबिलिटी बाय कंक्लूडिंग ऑल ग्रुप्स इन गवर्नेंस। हर प्रकार के लोगों को सरकार में एक प्लेटफॉर्म दिलवा दो जिससे कोई प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ना हो और इंस्टेबिलिटी ना हो। मॉरल रीजन है इट अपहोल्ड्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज। डेमोक्रेटिक वैल्यूज को उठाए रखता है जिससे डाइवर्स कम्युनिटीज की आवाज़ को सुना जा सके। हॉरिजॉन्टल लेवल पर कैसे पावर को डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड किया गया है? लेजिस्लेटिव जो कि पार्लियामेंट है, कानून बनाता है, कितने आसानी से लिखे हुए हैं। एग्जीक्यूटिव जो कि हमारी खुद की सरकार है जो उसे इंप्लीमेंट करती है। जुडिशरी कोर्ट कचहरी होते हैं जो लॉज को मेंटेन करते हैं देश के अंदर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पावर शेयरिंग को स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी क्यों कहा गया है? 3 पॉइंट्स के साथ समझाइए। तो पहला, ये किसी का डोमिनेशन नहीं होने देता, किसी एक को हावी नहीं होने देगा। कोई सिंगल एक अकेला ग्रुप के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होगी। देखिए कितना परफेक्ट आंसर है, आपकी राइटिंग स्किल्स कितनी अच्छी होंगी इसे पढ़कर। इससे सभी प्रकार के समुदाय को पार्टिसिपेशन मिलेगा डिसीजन मेकिंग में, और इससे एकता बढ़ेगी जिससे टेंशन कम हो जाएगी समुदाय के बीच में। पावर कैसे कैसे डिवाइड की जाती है डिफरेंट लेवल्स में? तो सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट, ऑर्गन्स की बात नहीं हो रही, लेवल की बात हो रही है। ऑर्गन्स में तो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव लिखना है। लेवल पे यूनियन जो कि नेशनल लेवल पे होती है, ये डिफेंस, फॉरेन पॉलिसीज इनको संभालती है, जो कि हमारे किसमें होते हैं बेटा? हमारे यूनियन लिस्ट के मैटर होते हैं। इसको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। स्टेट गवर्नमेंट जो कि रीजनल लेवल पे होती है, राज्य पे होती है, जो कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और पुलिस ऐसे इश्यूज पर डिस्कशन करती है। तीसरी होती है लोकल गवर्नमेंट, म्यूनसिपल। इसके पास कोई लेजिस्लेटिव पावर तो नहीं है लेकिन ये अपने आसपास के लोकल लोगों की जरूरतों को समझती है। मैं लिस्ट की बात कर रहा था, तो देखिए यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है उसके अंदर में डिसीजन दोनों ही ले सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में जो एजुकेशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट उस पर डिसीजन ले सकता है लेकिन वो पार्ट है कॉन्करेंट लिस्ट का, क्योंकि उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिसीजन ले सकता है। ठीक उसी प्रकार से जो मैरिज है उस पर डिसीजन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ले सकते हैं, वो भी कॉन्करेंट लिस्ट का ही पार्ट होता है। तीसरी होती है रेसिडुअरी। तो रेसिडुअरी लिस्ट वो होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, जो बाकी लिस्ट में नहीं आती वो सब रेसिडुअरी में जाता है। जैसे आज के टाइम पे एआई से रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेगा क्योंकि वो रेसिडुअरी लिस्ट का पार्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फेडरलिज्म चैप्टर की। 3 फीचर्स बताइए फेडरलिज्म के, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। पहला, फेडरलिज्म गवर्नमेंट के अंदर में 2 और 2 से ऊपर लेवल होते हैं गवर्नमेंट के। डिवीजन ऑफ पावर डिफाइन की जाती है किसी एक के द्वारा नहीं, बल्कि संविधान बताएगा कौन कितना पावरफुल है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, कोई भी सरकार जुडिशरी पे दबाव नहीं डाल सकती। वो जो डिसीजन चाहे वो मान्य होगा, सभी को मानना पड़ेगा। जुडिशरी से मेरा मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। वाई वॉज फेडरलिज्म सक्सीडेड इंडिया? इंडिया में फेडरलिज्म सक्सेसफुल क्यों रहा, और क्या पॉलिसीज थी इंडिया ने अडॉप्ट करी जिससे सक्सेस हो पाया? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। आप आंसर कितना भी याद कर लो, ये परफेक्ट लिखने के लिए आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। सबसे पहले इंडिया में क्या हुआ बेटा? इंडिया लिंग्विस्टिक रिकॉग्निशन करता है, रीऑर्गेनाइज करता है। हमारे देश में जो कई सारे राज्य लैंग्वेज के आधार पर बनाए गए हैं जिससे फेडरलिज्म और मजबूत हुआ।
हमने क्लियर डिवीजन ऑफ पावर करा है, हमने यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई हैं जिससे पावर प्रॉपर्ली डिवाइडेड है। हमारा जुडिशरी बहुत स्ट्रांग है, हमारे जो भी फेडरल डिस्प्यूट्स हैं उसको जुडिशरी सॉल्व करता है और सब उसकी बात मानते हैं। 3 पॉइंट्स अच्छे से याद कर लीजिए कैसे इंडिया सक्सेसफुल है फेडरलिज्म को फॉलो करने में। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? जब टॉप लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर बाकी के सभी लोकल या नीचे वाले लेवल के साथ शेयर करती है, उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 ऐसे प्रावधान बताइए जो कि संविधान में चेंजेस के दौरान 1992 में आए हमारे देश में, जिससे डेमोक्रेसी और स्ट्रांग हुई। सारे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले, लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन है वो रेगुलर बेसिस पर होंगे, तो मैंडेटरी लोकल इलेक्शंस। देखिए ये जो मैंने आंसर है ना, इसको मैंने जानबूझ के पॉइंट्स में लिखा है। अगर आपको आएगा नहीं भी याद आए कोई बात नहीं, आप हेडिंग लिख के आओ, नंबर है। तो जिनको दिक्कत आ रही थी कि बड़े बड़े आंसर्स नहीं राइट कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, इसको अच्छे से याद करो मेरे साथ। रिजर्वेशन ऑफ सीट करा, विमेन के लिए 30%, SC STs के लिए सीट रिजर्व करी, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ को ज़्यादा पावर दी जिससे वो अपने खुद के डिसीजन ले पाएँ। स्टेट फाइनेंस कमीशन, लोकल गवर्नमेंट के पास प्रॉपर पैसा पहुंचे तो कई सारे हमने ऐसे फाइनेंसिंग सुविधाएं उन्हें दी। और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, हमने इलेक्शन कमीशन को अलग कर दिया। इलेक्शन कमीशन को अलग करने का मेरा मतलब कि वो सरकार से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, वो सभी प्रकार के इलेक्शंस को देखेगा। कैसे लोकल गवर्नमेंट एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालता है हमारे देश की लोकतंत्र के ऊपर में, और कई सारे चैलेंजेस भी आते हैं। तो देखिए सबसे पहला सर, वो डेमोक्रेसी को और गहराई तक लेकर जाता है, बेटर गवर्नेंस देता है। क्यों? लोकल पीपल को ना लोकल प्रॉब्लम पता होगी। भाई हमारे आसपास कॉलोनी नहीं बन रही है, हैंडपंप नहीं लगाया, तो उसकी दिक्कत मैं नरेंद्र मोदी जी के पास थोड़ा लेके जाऊंगा, अपने लोकल पार्षद के पास लेके जाऊंगा, अपने मेयर के पास लेके जाऊंगा। इससे कॉमन लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा। अब आजकल देखिए ना, आपके आसपास के लोग ही क्या होते हैं, भाई पार्षद के इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं, तो यहाँ से लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ता है। चैलेंजेस क्या है? आज भी लोकल गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी रहती है, स्टेट गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में इंटरफेरेंस करती है, और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं चला पाते हैं क्योंकि प्रोफेशनल नहीं होते। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन इन पॉलिटिक्स। व्हाट वाज द फेमिनिस्ट मूवमेंट एंड एक्सप्लेन द पॉलिटिकल डिमांड्स ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट। इससे आपका हर प्रकार का आंसर तैयार हो जाएगा। सबसे पहले फेमिनिस्ट मतलब क्या है? जेंडर इक्वलिटी, हर जेंडर को बराबर माना जाए पूरे लाइफ के दौरान में। और क्या क्या डिमांड करता है ये फेमिनिस्ट मूवमेंट? पहला, पॉलिटिकली इनको भाई इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, जितना औरतें काम कर रही हैं उसी हिसाब से आदमी और औरत का बराबर रेम्यूनरेशन हो, उनको डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्शन मिले, और उनको भी पढ़ने का अधिकार मिले और रोजगार की अपॉर्चुनिटीज़ मिले। कितनी आसानी से आपका आंसर तैयार हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो, जेंडर डिवीजन इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप। जेंडर डिवीजन हम बायोलॉजिकली बात नहीं कर रहे, बायोलॉजिकली तो औरतें आदमियों से अलग हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर जब अलग माना जाए तो ये गलत है। अवधारणाएं जो हम बना लेते हैं वो गलत है कि औरतें नहीं कर सकती। तो जेंडर रोल्स आर शेप्ड बाय सोसाइटी नॉट बायोलॉजी। ये जो जेंडर के रोल्स है ना कि औरत घर में काम करने के लिए है, ये बायोलॉजी ने नहीं बनाए हैं, समाज ने बना दिए हैं। विमेन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर के घरेलू काम करेंगी, जबकि आदमी ब्रेड विनर यानी बाहर जाकर दूसरी रोटी कमाएगा। इस स्टीरियोटाइप से औरतों के पास में मौके, अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिक्स। याद कीजिए इसको अच्छे से। डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज इन विच द विमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड इन द इंडियन सोसाइटी। कैसे कैसे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है? पहला, अनइक्वल पे दिया जाता है उन्हें। सामाजिक तौर पे कैसे किया जाता है? डॉरी सिस्टम, दहेज प्रथा और लड़के होने के प्रेफरेंस। पॉलिटिकल लेवल पे कैसे किया जाता है? अंडर रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर एंड लीडरशिप रोल। बहुत कम रिप्रेजेंटेशन मिलता है लेजिस्लेचर और लीडरशिप रोल में औरतों को। ये कम्युनलिज्म क्या होता है और कैसे ये पॉलिटिक्स पर असर डालता है? कम्युनलिज्म का मतलब होता है जब रिलीजन इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स नेगेटिवली, जब धर्म पॉलिटिक्स पर, राजनीति पर खराब प्रभाव डाले। इससे क्या होता है? डिवाइसिव पॉलिटिकल कैंपेन्स, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड राइट्स, डिस्क्रिमिनेशन अमंग माइनॉरिटीज़ में भेदभाव होना, धार्मिक कॉन्फ्लिक्ट्स होना, ये सब काम चलते हैं। धर्म के आधार पर पॉलिटिक्स चलाना। सेक्युलरिज्म इज नॉट एन आइडियोलॉजी ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टीज और पर्सन बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फाउंडेशन ऑफ द कंट्री। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है हर धर्म को बराबर मानना। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी का ओपिनियन नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है, लेकिन हमारे देश की फाउंडेशन है, नींव है। कैसे? सेक्युलरिज्म से हम किसी एक रिलीजन को फेवर नहीं करते, सभी रिलीजन को बराबर मानते हैं, और किसी प्रकार के धार्मिक इंटरवेंस नहीं करवाते इन गवर्नेंस। 3 प्रॉब्लम बताइए। ये जाति प्रथा से क्या होता है भाई? कास्टिज्म के इंडियन पॉलिटिक्स में क्या प्रभाव पड़ता है? पहला, कास्ट के बेसिस पर टिकट्स दे दी जाती है नेताओं को। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इन्फ्लुएंस इलेक्शन। कास्ट रिलेटेड वायलेंस होते हैं, कास्ट के नाम पे बहुत ज़्यादा दंगे होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होते हैं लोगों के बीच में। आज के समय पे भी कास्ट पूरी तरीके से इंडिया से गायब नहीं हुआ है। मैरिजेस आज भी कास्ट के हिसाब से की जाती हैं। कास्ट के हिसाब से ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को दी जाती है, सोशल स्टेटस माना जाता है कि भाई ये ऊंचे वर्ग का है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किए जाते हैं आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब है कि भाई नेशनल पॉलिटिकल पार्टी क्या है? उसका मतलब ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो कि देश भर में काम करे और उसने 6% टोटल वोट, याद रखिएगा 6% टोटल वोट और 4 और मोर स्टेट्स इन लोकसभा या असेंबली इलेक्शंस में अचीव कर रखे हों।
कम से कम 4 लोकसभा की सीट जीत रखी हो और बी रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी इन 4 और मोर स्टेट, और 4 से ज़्यादा या 4 स्टेट्स के अंदर में स्टेट पार्टी मानी गई हो, उसी पार्टी को हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। उसकी कंडीशंस भी दे रखी हैं, अच्छे से याद कीजिएगा। रीजनल पार्टी किसे कहते हैं और क्या क्या कंडीशन है उसकी? रीजनल पार्टी वो है जिसमें जो 1 या 2 राज्यों में काम करती है और उसने 6% वैलिड वोट्स उसको स्टेट इलेक्शन में पड़े हों, टोटल वोट का 6% उसे पड़ा हो, और एटलीस्ट उसके पास 2 सीट हों विधानसभा के अंदर में, जिसे हम स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। 3 चैलेंजेस बताइए जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के सामने आते हैं। बहुत आसानी से लिख दिया मैंने आपके लिए। सबसे पहले डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, लीडर्स फैमिली मेंबर्स को ही प्रमोट करते हैं, कैपेबल वालों को छोड़ देते हैं, मनी और मसल पावर का मिसयूज करते हैं, इलीगल फंडिंग करवाते हैं और दंगे भड़काते हैं। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, बड़े बड़े नेता छोटे नेताओं से कोई डिस्कशन नहीं करते और मेंबर से कोई भी प्रकार का इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते। पॉलिटिकल पार्टी क्या है? ये एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिमिलर आइडियोलॉजी वाला होता है और सरकार बनाता है इलेक्शन लड़कर। पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, इसको समझाइए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमें नीच के बारे में बताता है। पहला, दे रिप्रेजेंट डिफरेंट ओपिनियंस, अलग अलग लोगों के ओपिनियंस को रिप्रेजेंट करता है सरकार के अंदर में। दे प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म, इससे हमें एक स्टेज मिलता है पब्लिक को अपना लीडर चुनने के लिए। हमारे बीच से एक लीडर चुना जाएगा तो पॉलिटिकल पार्टी हमें वो प्लेटफॉर्म देती है। पॉलिसीज बनाती है, जब सरकार बनती है तो कानून भी बनाने में मदद करती है। इंडिया में पार्टीज लाइक बीजेपी, कांग्रेस प्रोवाइड चॉइसेस टू वोटर्स, और कई सारी चॉइसेस हमें पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू मिलते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है और इंडिया ने मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों अवॉइड किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बहुत चांस आ जाए। मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर एक देश के अंदर मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो कि इलेक्शन लड़ती हैं। इंडिया ने क्यों किया? क्योंकि इंडिया के पास भाई डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग जगहों पर अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। सिंगल पार्टी इन सबको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी एक साथ, इसलिए इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। देखिए कितना अच्छा आपका रिवीजन होगा इस क्वेश्चन से। 5 मेजर फंक्शन बताइए पॉलिटिकल पार्टीज के। सबसे पहले इलेक्शन लड़ना और गवर्नमेंट बनाना, पॉलिसीज और कानून बनाना, ऑपोजिशन का काम करना जो कि रूलिंग पार्टी को चेक करते रहे, लोगों के ओपिनियन को शेप करना अलग अलग कैंपेन से, लिंकिंग पीपल विद द गवर्नमेंट, सरकार को लोगों के साथ में जोड़ना, उनकी रोजमर्रा की दिक्कतों को एड्रेस करना। पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म कैसे किया जा सकता है, सुदृढ़ीकरण कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले ऐसे कायदे कानून बनाए जाए, ध्यान से लिखना, जो मैं बता रहा हूं वही लिखने हैं। इंटरनल डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो, स्टेट फंडिंग टू रिड्यूस करप्शन इन इलेक्शंस, स्टेट फंडिंग की जाए जिससे करप्शन कम हो इलेक्शंस के दौरान। स्ट्रिक्टर रोल, स्ट्रिक्ट यानी कि बहुत ही ज़्यादा कठोर कानून बनाया जाए क्रिमिनल कैंडिडेट्स के खिलाफ, और मोर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, औरतों का योगदान बढ़ा दिया जाए, यूथ लीडरशिप बढ़ा दी जाए, युवा नेता आए जिससे देश का कल्याण हो। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास में आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर अकाउंटेबल, ये हमारा टॉपिक है, इसके आंसर सुनिएगा कैसे। आपके पास कोई भी अकाउंटेबल का क्वेश्चन आ जाए, जो पॉइंट्स मैं बता दे रहा हूं बस ये लिख के आइए, पूरे नंबर हैं आपके। अकाउंटेबल क्यों है सरकार? बिकॉज दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड मस्ट जस्टिफाई दियर डिसीजंस। सिटीजन कैन क्वेश्चन द गवर्नमेंट, सिटीजन सवाल कर सकते हैं सरकार से और अपना डिससेटिस्फेक्शन दिखा सकते हैं प्रोटेस्ट या इलेक्शंस के थ्रू। रेगुलर इलेक्शंस होते हैं हमारे यहाँ पे, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और अपने किए का जवाब भी देते हैं। इंडिया के अंदर में अगर गवर्नमेंट फेल हो जाए, अच्छे से काम ना करे, तो अगले इलेक्शन में उनको चेंज भी कर दिया जाता है इफ दे फेल टू परफॉर्म। डेमोक्रेसी एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट कैसे है समझिए। लोगों की ज़रूरतों को, लोगों की चिंताओं को सुनती है, कायदे कानून बनाती है जो मेजॉरिटी के लिए बेनिफिट होते हैं। एक इंपॉर्टेंट एक्ट राइट टू इन्फॉर्मेशन आया है जिसके थ्रू हम सरकार का प्रोसीजर जान सकते हैं, सरकार से सवाल जवाब कर सकते हैं। डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, देखिए भाई कई बार डेमोक्रेसी पे ब्लेम लगा है कि जहाँ जहाँ जिस देश में डेमोक्रेसी है वहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती। तो देखिए समझिए, वेल्थ इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्पाइट डेमोक्रेसी। रिच पीपल इन्फ्लुएंस पॉलिसीज while poor people struggle for basic needs. Example, in India, small percentage of people control most of the resources while many remain below the poverty line. Social diversity is in democracy. It allows different groups to participate in government जिससे अलग अलग लोग participate कर सकें. Minority rights are protected to avoid the majoritarian rule. इसलिए social diversity डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी है, जैसे कि बेल्जियम में अकोमोडेट किया गया डच और फ्रेंच और जर्मन लोगों के बीच में। डेमोक्रेसी डिग्निटी एंड फ्रीडम को प्रमोट करती है। People have right to vote, express opinions, participate in governance. In democracy, it ensures that gender equality and removes social discrimination. Women's rights have improved through laws and representation parliament in worldwide. Describe the different steps for resource planning. The first step is identification and mapping of resources. उनको आइडेंटिफाई करना, उनकी क्वांटिटी का पता करना और प्लान बनाना, स्ट्रेटेजिक किस प्रकार के रिसोर्सेज और स्किल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, और उन सभी रिसोर्सेज का जो हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं नेशनल डेवलपमेंट गोल से उनको मैच करना।
डिस्क्राइब 3 मेजर्स फॉर कंट्रोलिंग लैंड डिग्रेडेशन। ज़मीन को ख़राब होने को बचाने के लिए 2-3 तरीके बताइए। तो अफॉरेस्टेशन एंड प्लांटेशन, अच्छी तरीके से इरीगेशन और उसकी टेक्निक्स, और ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करना। डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। किन किन कारणों से लैंड डिग्रेड होता है भारत में। तो पहला डिफॉरेस्टेशन फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, ओवर ग्रेजिंग बाय लाइफ स्टॉक्स, और लास्ट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। करंट फैलो लैंड की डेफिनेशन, अदर करंट फैलो लैंड की डेफिनेशन, और कल्चरेबल वेस्टलैंड। जिस जमीन पर खेती किए हुए 1 साल के अंदर का समय हुआ है उसे हम करंट फैलो लैंड कहते हैं। 2 से 5 साल के बीच का समय हुआ तो अदर करंट फैलो लैंड, और कल्चरेबल वेस्टलैंड होते हैं जिनमें 5 साल से ऊपर खेती नहीं हुई है। फीचर्स एक्सप्लेन कीजिए ब्लैक सॉइल के। ब्लैक सॉइल रिच इन क्ले, मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, फर्टिलिटी बहुत हाई होती है, और कॉटन कल्टीवेशन के लिए बेस्ट है। इसमें डीप क्रैक्स, ध्यान रखिएगा कीवर्ड्स है, डीप क्रैक्स फॉर्म होते हैं ड्राई कंडीशन में, जिससे एरिएशन बढ़ता है, हवा का संचार अच्छा होता है। एक्सप्लेन 2 टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन मोस्टली ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। एक्सप्लेन 3 ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर इरोजन। तो पहला है गली इरोजन और शीट इरोजन। शीट इरोजन में टॉप लेयर ऑफ सॉइल हट जाती है। गली इरोजन में क्या होता है, पानी के लगातार आने से उसके बीच में गली फॉर्म हो जाती है। ह्यूमन एक्टिविटीज जो सॉइल इरोजन के लिए जिम्मेदार है वो है डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग और इम्प्रॉपर फार्मिंग। क्लासिफिकेशन करना है हमें सॉइल्स का, तो एल्यूवियल सॉइल रिवर प्लेन्स पे पाई जाती है, मोस्ट फर्टाइल होती है। ब्लैक सॉइल में क्ले कंटेंट ज़्यादा होता है, डेक्कन प्लेट्यू पे पाई जाती है। रेड येलो सॉइल आयरन से भरी हुई होती है और ईस्टर्न एंड सर्दर्न रीजन में पाई जाती है। लेटराइट सॉइल की फर्टिलिटी पुअर है लेकिन हाई रेनफॉल वाले एरिया में पाई जाती है। एरिड सॉइल सैंडी है और डेजर्टेड एरिया में पाई जाती है। फॉरेस्ट सॉइल माउंटेन रीजन में पाई जाती है। 3 फैक्टर्स बताने हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं सॉइल फॉर्मेशन के। तो पहला है क्लाइमेट, पेरेंट रॉक मटेरियल और बायोलॉजिकल फैक्टर। क्लाइमेट में टेम्परेचर, रेनफॉल बहुत असर डालता है सॉइल फॉर्मेशन पे। पेरेंट यानी किस पत्थर से बना हुआ है, तो मिनरल कंटेंट क्या है। और लास्ट बायोलॉजिकल फैक्टर, जैसे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने हैं, पौधे कितने हैं, जानवर कितने हैं, उससे सॉइल की फर्टिलिटी पे असर पड़ता है। नेक्स्ट चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर वाइटल फॉर द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एनवायरमेंट। जस्टिफाई कीजिए। तो देखिए इसमें हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की इंपॉर्टेंस लिखना है, मेरे साथ साथ याद कीजिए। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बाय रेगुलेटिंग क्लाइमेट एंड वाटर साइकिल्स, सपोर्ट बायोडाइवर्सिटीज प्रोवाइडिंग हैबिटेट फॉर वेरियस स्पीशीज। कई सारे बायोडाइवर्सिटी, कई सारी स्पीशीज के लिए। इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड मेंटेन एयर क्वालिटी। प्रोजेक्ट टाइगर सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, उसे समझाइए। तो देखिए बिल्कुल कीवर्ड्स, 1973 में लॉन्च किया गया। टाइगर जो कि एक्सटेंट हो रहे थे उन्हें बचाने के लिए। इसमें टाइगर रिजर्व्स बनाया गया इंडिया के अंदर में, और एंटी पोचिंग और हंटिंग को इनके बैन किया गया। इनके प्रति अवेयरनेस बढ़ाने का प्रोग्राम चलाया गया। 2 फेमस प्रोग्राम्स बताइए जिससे डिफॉरेस्टेशन को रोका गया, जिसमें लोकल कम्युनिटी की हेल्प लगी। तो पहला है चिपको मूवमेंट 1973 में, जिसमें विलेजर्स गले मिल गए थे पेड़ों से, उनको काटने नहीं दिया था। अपिको मूवमेंट जो कि 1983 में आया। चिपको मूवमेंट की तरह इसमें भी वेस्टर्न घाट के फॉरेस्ट को बचाने के लिए एम किया गया था। हाउ हैव कम्युनिटीज़ कंजर्व्ड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। तो सबसे पहले देखिए हमारे यहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं वो सेक्रेड यानी कि बहुत ही पवित्र मानती हैं और धार्मिक चीज़ों से जोड़कर रखती हैं हमारे यहाँ के पेड़ पौधों को। तो इसीलिए रिलीजियस सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं हमारे देश के लोगों के पेड़ पौधों के साथ में। नेक्स्ट, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट किया, जिसमें सरकार ने कम्युनिटी को अलाउ करा कि भाई वो फॉरेस्ट का ख्याल रखे, उसको कंजर्व करके रखे। बिश्नोई कम्युनिटी ट्रेडिशनल कंजर्वेशनिस्ट हैं, प्रोटेक्ट करते हैं एनिमल्स को लाइक द ब्लैक बक। क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आया स्टैब्लिशमेंट ऑफ पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, याद करिएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, एंड अफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन प्रोग्राम टू रिस्टोर द इकोसिस्टम। वाटर रिसोर्स में बी आउटकम ऑफ लार्ज ग्रोइंग पॉपुलेशन इन इंडिया, एनालाइज द स्टेटमेंट। एक्सप्लेन 4 रीजन फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वाटर स्कार्सिटी, एनालाइज इंपॉर्टेंस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये प्रकार के क्वेश्चन अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन मैं इकट्ठे करवाऊंगा क्योंकि इसमें कोई डीप कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आएगा, तो टॉपिक वाइज याद कीजिएगा। वाटर स्कार्सिटी पॉपुलेशन के द्वारा कैसे है भाई। तो सबसे पहले देखिए जब भी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो डोमेस्टिक यूज़ बढ़ता है, इंडस्ट्रियल यूज़ बढ़ता है और एग्रीकल्चर की डिमांड बढ़ती है। ज़्यादा इस्तेमाल करने से ज़मीन का वाटर खाली हो जाता है, ज़मीन ग्राउंड वाटर लेवल खाली हो जाता है। शहरीकरण होने से और पोल्यूशन बढ़ने से फ्रेश वाटर की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, अवेलेबिलिटी खत्म होती है, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनएफिशिएंट यूज़ से सिचुएशन और ख़राब हो जाती है। कारण क्या है वाटर स्कार्सिटी का। तो सबसे पहले ओवर यूज इन एग्रीकल्चर, ज़रूरत से ज़्यादा इरीगेशन करना, पॉल्यूशन इन वाटर बॉडीज, अनइवन रेनफॉल एंड क्लाइमेट चेंज, एंड ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। इंपॉर्टेंस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो सबसे पहले ये ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंसी कम करता है, अर्बन फ्लडिंग को रोकता है और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। अंडरग्राउंड टैंक्स इन राजस्थान, टैंक्स स्टोर रेन वाटर फ्रॉम रूफटॉप्स, वाटर सीप्स अंडरग्राउंड एंड प्रिवेंट इवेपोरेशन, एक्ट एज ए बैकअप ड्यूरिंग द ड्राई मंथ्स। लार्ज डैम्स के अपोजिशंस क्या हैं। तो सबसे पहले तो लोगों को डिस्प्लेस करता है उनकी जगह से। एनवायरमेंटल का कंसर्न है क्योंकि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी खत्म होती है, और उसका कंस्ट्रक्शन का हाई मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी महंगा पड़ता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्टीपर्पज़ रिवर्स वैली प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डैम्स को बनाया जाता है इरीगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लड कंट्रोल एंड वाटर सप्लाई के लिए। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं याद करिएगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फॉर पावर जनरेशन, फ्लड को रोकना, इरीगेशन सिंचाई के लिए और पीने के लिए सही वाटर सप्लाई देना, एंड नेविगेशन फिशरीज। अब ये जो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट है इसके फायदे नुकसान क्या है। तो फायदा ये है कि वाटर स्टोरेज पूरे साल रहता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फॉर पावर जनरेशन और फ्लड कंट्रोल रहती है। लेकिन नुकसान ये है इससे लोगों का डिस्प्लेसमेंट होता है, इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है और कंस्ट्रक्शन का बहुत खर्चा है। नेहरू जी ने टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया क्यों कहा था मल्टी रिवर प्रोजेक्ट को? क्योंकि इससे इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर ग्रोथ होता है इरीगेशन के माध्यम से, और सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता रहती है पावर जनरेशन के लिए। हम खुद ही पावर जनरेट कर सकते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक डेवलपमेंट का फाउंडेशन है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास में एग्रीकल्चर। पहले आप सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये घूमे फिरे क्वेश्चन नहीं थे इसलिए मैंने पहले सारे क्वेश्चन ले लिए। अब इनके एक करके आंसर समझेंगे। सबसे पहले हमारे सामने प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर में स्मॉल लैंड होल्डिंग्स होती हैं, ट्रेडिशनल टूल का इस्तेमाल होता है और ये मानसून पर डिपेंड करते हैं और नेचुरल फर्टिलिटी पर डिपेंड करते हैं। इसमें प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम रहती है और ज़्यादातर सेल्फ कंजम्पशन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। कमर्शियल फार्मिंग के अंदर लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, HYCs के साथ में फर्टिलाइजर और इरीगेशन फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं। इसमें ज़्यादातर कैश क्रॉप्स का इस्तेमाल होता है बेचने खरीदने के लिए। क्रॉपिंग सीजन इंडिया में पहला खारिफ, राबी और ज़ैद। खारिफ सीजन जून टू सितंबर, याद कीजिए, चावल खारिफ, मेज़ खारिफ, मिलेट खारिफ, कॉटन खारिफ। अक्टूबर टू मार्च राबी, वीट, बार्ले, मस्टर्ड एंड पीस। और इसके बीच का टाइम जो कि सीजनल होता है मार्च टू जून, वाटरमेलन, क्यूकम्बर एंड वेजिटेबल्स। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा खासा रिवीजन आपका करवा देगा। कंडीशंस क्या है क्रॉप ग्रोथ की? तो पहले मेजर फूड्स की बात करें तो राइस के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, हैवी रेनफॉल चाहिए और क्लेई सॉइल चाहिए। वीट के लिए मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, लेस रेनफॉल एंड लोमी सॉइल चाहिए। याद करते चलिएगा। नॉन फ्रूट क्रॉप्स जैसे कि कॉटन, उसमें ब्लैक सॉइल चाहिए और वार्म क्लाइमेट चाहिए। जूट के लिए ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, एलिवियल सॉइल। इसको भी बड़ा चढ़ा कर लिख देंगे, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। कमर्शियल क्रॉप में जो चाय है उसको कूल टेम्परेचर चाहिए लेकिन वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, पानी जमा ना हो। कॉफ़ी के लिए वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए और रेड सॉइल बढ़िया रहती है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड प्लांटेशन फार्मिंग। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस में छोटी ज़मीन होती है, बहुत लेबर होता है और ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करता है क्योंकि कम ज़मीन पर ज़्यादा लोगों के लिए उगाना है, और मोस्टली इसमें फूड क्रॉप्स होती हैं। प्लांटेशन फार्मिंग बड़ी जगहों पे की जाती है और इसमें मेनली सिंगल क्रॉप उगाई जाती है, टी, कॉफ़ी एंड रबर जैसे। इसमें मॉडर्न मेथड्स का इस्तेमाल किया था और कैपिटल इंसेंटिव यानी मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा है। गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स डाले हैं मॉडर्नाइज करने के लिए एग्रीकल्चर के लिए? तो सबसे ज़्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें HYCs का इस्तेमाल, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल और इरीगेशन फैसिलिटीज़। किसान क्रेडिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्रॉप इंश्योरेंस जिससे फार्मर्स को सपोर्ट होता है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, राइस स्टेपल फूड है, ईस्ट साउथ इंडिया पाया जाता है। वीट पंजाब में उगता है, हरियाणा, यूपी। टी असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु। कॉफ़ी कर्नाटका, केरल एंड तमिलनाडु। क्वेश्चन आएगा टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट रिफॉर्म्स बताइए एग्रीकल्चर रिलेटेड। तो सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स के अंदर में ज़मींदारी सिस्टम हटाया गया और लैंड सीलिंग सिस्टम लगाया गया, जिससे एक लिमिट से ज़्यादा अगर लोगों के पास ज़मीन होगी तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। इरीगेशन प्रोजेक्ट्स आए, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सब्सिडी सरकार ने दी, मशीनाइजेशन किया और बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया HYCs प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट, मिनरल्स आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ। इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट iron steel producing country in the world. How mining activity has ideas? Why is it essential to use renewable resource? Conservation of minerals important क्यों है? Energy is required for all activities. इस स्टेटमेंट में समझाइए। एंड एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस। इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको नीचे मिलेंगे। मिनरल्स एंड इनडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ लाइफ। देखिए हम मिनरल्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं? इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, मशीनरी। डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, सॉल्ट, कोयला, पेट्रोल और फ्यूल। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सीमेंट, स्टील फॉर बिल्डिंग्स। इंडिया का स्टील इंडस्ट्री कैसे पॉपुलर है? इंडिया 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्लोबली। इंडिया रॉ मटेरियल अवेलेबल है अच्छा खासा, और सपोर्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन वगैरह सब आयरन स्टील से होता है। माइनिंग के हज़ार्ड्स क्या हैं, खतरे क्या हैं? सबसे पहले हेल्थ रिस्क, लंग डिसीज हो जाती हैं डस्ट से। एनवायरमेंटल को डैमेज होता है, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन होता है, और वाटर पॉल्यूट होता है टॉक्सिक वेस्ट वगैरह से। इंपॉर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो देखिए सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी क्यों जरूरी है? जिससे सस्टेनेबल होता है, भविष्य के लिए बच पाता है और पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता, जैसे सोलर, विंड और हाइड्रल। फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कम हो जाता है, उसका डिपेंडेंस कम हो जाता है और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं, खर्चा कम रहता है लॉन्ग टर्म में। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि भाई ये नॉन रिन्यूएबल है, एक टाइम पे खत्म हो जाएंगे। और कैसे कर सकते हैं? रिसाइकल करके, अच्छी तरह से माइनिंग करें और ऑल्टरनेटिव मटेरियल का इस्तेमाल करें मेन मटेरियल के अलावा। एनर्जी का हर दिन में क्या इस्तेमाल है? देखिए एनर्जी का इस्तेमाल हम इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर में करते हैं, घरों की पावर के लिए करते हैं, ऑफिस की पावर के लिए करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का क्या यूज़ है? तो ध्यान से सुनिएगा। फॉसिल फ्यूल्स डिप्लीट होते चल रहे हैं इसलिए ज़रूरी है। सोलर, विंड एंड बायोमास बहुत सस्टेनेबल होते हैं और कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते। और ये इंपोर्ट्स करना, जो कि एनर्जी को इंपोर्ट करते हैं उसको खत्म करते हैं, पेट्रोल वगैरह जो हमें मंगाना पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस। आज जो एनर्जी आप बचा रहे हैं तो एक प्रकार से आप एनर्जी बना रहे हैं। अगर आप सही प्रकार के अप्लायंस घर में लगाएंगे जिससे वेस्टेज कम होगा, उससे इसकी डिमांड कम होगी, कम फ्यूल इस्तेमाल होगा तो इन्वायरमेंटल को बेनिफिट मिलेगा, और एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देते हैं।
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के क्वेश्चन देखिए, साथ साथ हम आंसर्स डिस्कस करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्या रोल है अर्थव्यवस्था में। तो सबसे पहले ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, जीडीपी में बढ़ावा देता है और इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करता है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है, क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है, क्योंकि इंडस्ट्री ही फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, इरीगेशन टूल्स प्रोवाइड करती है। दोनों सेक्टर एक दूसरे की डिमांड को पूरा करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इकोनॉमी में क्या योगदान देती हैं, 17% जीडीपी में योगदान मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का है। इससे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस कम होती है और एक्सपोर्ट बढ़ने से सेल्फ रिलायंस इंप्रूव होता है, यानी हमें दूसरों पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन कैसे है, ओनरशिप के हिसाब से पब्लिक इंडस्ट्री, प्राइवेट इंडस्ट्री, जॉइंट सेक्टर और कॉर्पोरेटिव्स। रॉ मटेरियल के बेसिस पे एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, और साइज के हिसाब से लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल्स। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अपने आप में सेल्फ रिलायंट कैसे हैं, कवर्स एंटायर प्रोसेस, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज पूरा प्रोसेस खुद ही कवर करती है, रॉ मटेरियल से लेकर वीविंग से लेकर फिनिश प्रोडक्ट बनाने तक, ये दूसरों पर डिपेंड नहीं है। यूजेस लोकली अवेलेबल कॉटन, लोकल अवेलेबल कॉटन का इस्तेमाल करते हैं और लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री महाराष्ट्र एंड गुजरात क्यों ब्लूम कर रहा है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, चीप एंड स्किल्ड लेबर अवेलेबल है और ट्रांसपोर्टेशन पोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल है। जूट इंडस्ट्री हुगली बेसन जो कि वेस्ट बंगाल में है, क्यों प्रॉस्परस है, क्योंकि वहाँ पे कच्चा माल रॉ मटेरियल ज़्यादा मात्रा में है जूट उगाने के लिए, वाटर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा और जूट को पानी भी ज़्यादा चाहिए होता है और सस्ती लेबर भी पड़ती है, और कोलकाता पोर्ट की वजह से एक्सपोर्ट भी आसानी से हो पाता है। शुगर इंडस्ट्रीज को क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, सीजनल नेचर ऑफ प्रोडक्शन है, कम ईल्ड हो पा रही है, यानी प्रोडक्शन कम हो रहा है और खर्चा बहुत बढ़ रहा है, और पेमेंट्स काफ़ी डिले हो जाता है शुगर इंडस्ट्रीज़ के फार्मर्स का। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज पोटेंशियल वर्सेस परफॉर्मेंस। तो देखिए हमारे यहाँ पे ह्यूज रॉ मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन हाई इंपोर्ट डिपेंडेंस, लेकिन उसके बावजूद भी हम इंपोर्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी थोड़ी पुरानी है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर बोटल नेक्स्ट लाइक पावर सप्लाई इशूज़, कई सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे पावर सप्लाई की कमी होना। रोल ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज इन इंडियन इकोनॉमी। तो सबसे पहले ये एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा योगदान देता है, प्लास्टिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में योगदान देता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है। कितने प्रकार के पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन फैक्ट्री के एमिशंस वगैरह से निकलता है, वाटर पॉल्यूशन केमिकल डिस्चार्ज नदियों में करने से होता है, लैंड पॉल्यूशन जो कि टॉक्सिक वेस्ट से होता है, नॉइज पॉल्यूशन मशीन वगैरह से, थर्मल पॉल्यूशन होता है हॉट वाटर जिससे एक्वेटिक लाइफ का खतरा बढ़ता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन चैप्टर है डेवलपमेंट। नेक्स्ट अब इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के क्वेश्चन हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। पीपल हैव कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स, कैसे, लोगों के सिचुएशंस अलग है लाइफ के, तो उनके गोल्स भी अलग अलग हैं। एक डैम जो लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी इरिगेशन फैसिलिटी लेके आएगा, कुछ लोगों के डिस्प्लेसमेंट का कारण बन सकता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से कई सारे लोगों को जॉब मिलेगा, लेकिन एनवायरमेंटल पोल्यूशन होगा। मनी सब चीज़ें नहीं खरीद सकता, मनी गुड हेल्थ नहीं खरीद सकता, मनी हैप्पीनेस एंड रिलेशनशिप्स नहीं खरीद सकता, एंड मशीन्स मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग, सब चीज़ पैसा नहीं खरीद सकता। मनी गुड हेल्थ नहीं खरीद सकता, मनी हैप्पीनेस एंड रिलेशनशिप नहीं खरीद सकता, मनी पब्लिक सर्विसेज जैसे क्लीन वाटर, एजुकेशन, सिक्योरिटी, नीड फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। देखिए एग्जाम्पल से समझाया गया कैसे एक का विकास दूसरे का दिक्कत देता है, डिस्ट्रक्शन देता है। नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है। तो एक ऐसा इंडिकेटर है जिसकी मदद से हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को नापते हैं किसी भी देश की, जो कि यूएनडीपी के द्वारा संचालित किया गया था, शुरू किया गया था। इसके अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन लेवल और पर कैपिटा इनकम नापे जाते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़ की ज़रूरत क्या है, पब्लिक फैसिलिटीज से बेसिक नीड लोगों को मिलती है, जैसे कि पीने का साफ पानी, एजुकेशन, हेल्थ केयर। इससे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जो हमारे पास में पैसों की जो इनइक्वालिटी है वो ख़त्म होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है। सस्टेन डेवलपमेंट की क्या ज़रूरत है, इससे फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बचे जा सकते हैं, एनवायरनमेंट को ओवर एक्सप्लॉयटेशन से बचा सकते हैं और बैलेंस इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस होती है। याद रखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चन का सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, साथ साथ पढ़ेंगे मेरे। टर्शियरी सेक्टर इंपॉर्टेंट कैसे बनता चल रहा है, तो सबसे पहले ये कई सारी इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। ग्रोथ ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज, इसके कारण से टर्शियरी सेक्टर स्ट्रांग हो रहा है। अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है और हाई डिस्पोजेबल इनकम हो रही है इससे लोगों की। इससे डिमांड मार्केट में बढ़ रही है स्किल्ड लेबर की, और सर्विस बेस्ड जॉब्स बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं। तीनों सेक्टर आपस में डिपेंडेंट कैसे है, प्राइमरी सेकेंडरी पे डिपेंडेंट इसलिए कि एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज़ को, जैसे कॉटन फॉर टेक्सटाइल। सेकेंडरी टर्शियरी की कैसे मदद करता है, इंडस्ट्रीज़ नीड ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन सर्विसेज, तो इसलिए इंडस्ट्रीज़ की हेल्प टर्शियरी कर रहा है। नेक्स्ट टर्शियरी टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस की जरूरत तो सबको पड़ती है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे वो इंडस्ट्रीज हो। याद रखिएगा ये आंसर इंपॉर्टेंट है, इंटरडिपेंडेंस वाला। इज टर्शियरी सेक्टर नॉट प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियाज डेवलपमेंट, डिसएग्री। टर्शियरी सेक्टर तो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल अदा करता है रोजगार और जीडीपी में। कैसे, आईटी सेक्टर, टूरिज्म,
बहुत मेजर इकोनॉमिक ड्राइवर्स हैं देश को बढ़ावा देने के लिए। हेल्थ केयर अच्छा होता है, एजुकेशन अच्छी होती है, ट्रांसपोर्ट से अदर सेक्टर भी इंप्रूव होते हैं। सर्विस सेक्टर से एफिशिएंसी एग्रीकल्चर की और इंडस्ट्रीज़ की अच्छी हो जाती है। एग्रीकल्चर में लोग तो काफ़ी सारे हैं लेकिन जीडीपी कम है, क्योंकि वहाँ पर लो प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ज़रूरत से ज़्यादा लोग हैं, जिसे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। आज के किसान अभी भी मानसून पर डिपेंडेंट है, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है उनके पास में, और टेक्नोलॉजी का लिमिटेड एक्सेस होने के कारण से मॉडर्न फार्मिंग मेथड को यूज़ नहीं कर पाते हैं। कैसे हम मोर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं इन अर्बन एंड रूरल एरियाज़? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। तो सबसे पहले रूरल एरियाज़ में इरिगेशन फैसिलिटी इंप्रूव कीजिए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बढ़ाइए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए। अर्बन एरियाज़ में छोटे व्यापारियों को मदद कीजिए, स्किल्स ट्रेनिंग दीजिए और आईटी सेक्टर और सर्विस सेक्टर को इंप्रूव करिए। डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट क्या है? जब ज़रूरत से ज़्यादा लोग किसी काम में लगे हों उसे डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। कैसे ठीक करें? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देकर, उनकी अच्छी ट्रेनिंग करवाकर और रूरल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर, कॉटेज बिजनेस को बढ़ावा देकर। नरेगा क्या है भाई? 100 दिन का काम वादा करने का सरकार वचन देती है, और इसके अंदर में अगर वो काम नहीं दिलवा पाती 15 दिन के अंदर तो वेजेस देती है। इससे लाइवलीहुड में सिक्योरिटी आती है, गरीबी कम होती है, और इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पाता है, सड़कें बनती हैं, पॉन्ड्स वगैरह का निर्माण होता है, इरीगेशन फैसिलिटी बनती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पब्लिक सेक्टर कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में योगदान देता है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है हमारे लिए, रोड, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी, असेंशियल सर्विस जैसे कि हेल्थ केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट भी करता है, जिससे प्रॉपर सबको वेजेस मिले। हाउ डू बैंक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमी ऑफ इंडिया? कैसे बैंक हमारे देश के इकोनॉमी में योगदान देते हैं? तो सबसे पहले बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं बिजनेस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए। पहला पॉइंट याद करें साथ साथ। इससे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ते हैं, इससे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ईजिली हो पाते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है उधार लेने से। टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या क्या शर्तें उधार की? तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। कोलेट्रल वो गारंटी है, जो सिक्योरिटी है जो रखी जाती है गिरवी। रीपेमेंट कैसे करें और डॉक्यूमेंटेशन याद करें अभी के अभी। वेरीज बेस्ड ऑन बोरोवर्स प्रोफाइल एंड लोन पर्पस, ये हर किसी व्यक्ति के लिए अलग होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल के पेपर में आपको कंफर्म दिखेगा। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट क्यों ज़रूरी है देश के विकास के लिए? इससे क्या होता है? इंटरप्रीनियरशिप बढ़ती है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, फार्मर्स को सपोर्ट मिलता है जिससे वो मॉडर्न इक्विपमेंट खरीद पाएँ। इससे मनी लेंडर्स पर डिपेंडेंसी कम होती है जो कि बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है और रोज़गार मिलता है। डिपॉजिट विद बैंक्स आर बेनिफिशियल टू द डिपॉजिटर एज वेल एज द नेशन। ये जो बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, डिपॉजिटर के लिए तो भला है ही है क्योंकि उसको ब्याज मिलती है, लेकिन देश के नेशन के लिए भी अच्छा है। क्यों? डिपॉजिटर के लिए बेनिफिट ये है कि उसको ब्याज मिलेगी, पैसा सेव रहेगा, और देश के लिए अच्छा है क्योंकि इसी पैसे से बैंक लोन देता है जो कि इकोनॉमी को बढ़ाता है। आज के गरीब लोग अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर पर डिपेंडेंट है, इसको सपोर्ट कीजिए। तो देखिए कारण क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आ सकता है। लैक ऑफ एक्सेस टू बैंक, वो बैंक तक नहीं जा सकते, उनको फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की कमी है वहाँ पर। मनी लेंडर्स वगैरह ईजीली लोन प्रोवाइड करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ आदमी इसलिए भी जाता है कि उसमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, इसलिए वो कर्जे के शिकार में फंस जाता है, डेट ट्रैप में फंस जाता है। वाई इज इट नेसेसरी फॉर बैंक्स एंड कॉर्पोरेटिव टू इंक्रीज द लेंडिंग फैसिलिटीज़? ग्रामीण क्षेत्रों में लेंडिंग फैसिलिटी क्यों अच्छी करनी चाहिए? जिससे किसान अपने बीज खरीद पाए, फर्टिलाइजर खरीद पाए, इक्विपमेंट खरीद पाए। रिड्यूसेस एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लेंडर, मनी लेंडर जो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं वो खत्म हो, और सपोर्ट रूरल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल बिजनेसेस। इससे ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट होकर आता है और गरीबी कम होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर में 10 से 20 मेंबर होते हैं जो कि आपस में मिलजुल के पैसे को कलेक्ट करते हैं। इसमें छोटे मोटे लोन अपने ही लोगों को दिए जाते हैं कम इंटरेस्ट रेट पे, और जब ये बड़े लेवल पे काम करता है तो बैंक के साथ में अटैच होकर क्रेडिट ले सकता है। इससे औरतों को और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने में हेल्प मिली। नेक्स्ट चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन। एग्जामिन द फैक्टर्स विच फैसिलिटेट ग्लोबलाइजेशन। कैसे इंडिया में ग्लोबलाइजेशन आया? ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा कल के पेपर में। लिबरलाइजेशन के कारण से ग्लोबलाइजेशन आया। लिबरलाइजेशन मतलब होता है अनवांटेड टैक्स का हट जाना, ट्रेड बैरियर्स का हट जाना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आया, जब विदेशी कंपनी यहाँ पे आके पैसा निवेश करने लगी, उससे ग्लोबलाइजेशन आया। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से आया, एमएनसी के ग्रोथ से आया, और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने से आया। जो सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए उससे भी क्या हुआ, हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीमेंट मिला। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी का क्या वाइटल रोल रहता है ग्लोबलाइजेशन के पीछे? तो देखिए इंटरनेट कनेक्शन वगैरह हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इनोवेशन हो गया, ऑटोमेशन एंड एआई हो गया, डिजिटल बैंकिंग हो गया, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट हो गया, ये सब टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रोवाइडेड होता है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा और आपका ओवरऑल रिवीजन हो गया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।